तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश इसमें। लास्ट सेशन में हमने नॉर्थ अमेरिका के 2 भागों को कंप्लीट किया है। आज इसका अंतिम पार्ट आएगा और इसके बाद इस महाद्वीप के बारे में भी आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने वाले हैं। ठीक है, आप लोग कई चीज़ें ऐसी हैं जो पेपर में आप, ये तो रिस्क है ना, ये तो फैक्टर है कि हम लोग जब तैयारी करके जब एग्ज़ाम में बैठने जाते हैं तो ये तो 50-50 चांसेज, या कभी 100% या कभी 0%, कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन अगर आ गया तो फंस जाएंगे। और ये जो ऐसी चीज़ें हैं महाद्वीप के बारे में, या आप लोग जानते हैं विश्व भूगोल से जो क्वेश्चन आते हैं, प्राकृतिक भूगोल से ही आप लोग के वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग ये मान के चलना, अगर आपने तीनों भागों को कंप्लीट कर लिया तो नॉर्थ अमेरिका से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और ज़्यादातर संभावनाएं उसकी पर्वत श्रेणियों और उसकी झीलों को लेकर क्वेश्चन पूछने की रहेगी। ठीक है, दूसरी बात, कल जिसका भी एग्ज़ाम है, यानी सचिवालय सुरक्षा गार्ड भर्ती परीक्षा कल है, उन सभी लोगों को मेरी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने मेहनत की होगी, तो कल उसका परिणाम आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब कई लोग ऐसे भी हैं जिसे डर भी लग रहा होगा कि होगा नहीं होगा। इतना प्रेशर लेके मत चलो, क्योंकि मैं ये जानता हूँ अगर आपने सचिवालय सुरक्षा गार्ड वाला एग्ज़ाम दिया है तो आप बहुत ज़्यादा, आपकी उम्र नहीं होगी, यानी अभी आप क्या होंगे, 20 साल, 19 साल, 22 साल, 21 साल, इसी एज ग्रुप के हैं अधिकतम 22-23, क्योंकि उसका एक निश्चित एज का क्राइटेरिया था। तो आप लोग इतना अभी से लाइफ में इतना ज़्यादा बर्डन, इतना ज़्यादा प्रेशर लेके मत चलिए। ठीक है, आप लोगों को पढ़ना है, आप लोगों को तैयारी करनी है, और ये जो एग्ज़ाम है ये तो ज़िंदगी है। ज़िंदगी नाम ही किसका, परीक्षा का है। आप इस एग्ज़ाम में सफल हो जाएंगे, आपको लाइफ में दूसरा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। दूसरा एग्ज़ाम मतलब संबंधों को लेके, पारिवारिक संबंधों को लेके, इसके अलावा सामाजिक संबंधों को लेके एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। यानी हर जगह आपको, अगर आप इस दुनिया में जी रहे हैं, परीक्षा का सामना आपको करना ही करना है। ठीक है, अभी किस चीज़ की परीक्षा है, आपकी करियर को लेके, यानी आप अपने करियर के लेके भटक रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं या मेहनत कर रहे हैं, जो भी आप लोग हैं, तो इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने अगर पढ़ा हुआ है, आपका पेपर अच्छा होगा, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाइए वहाँ। ठीक है, उसी इंसान को दिक्कत होगी कल के एग्ज़ाम में, या उसी को प्रॉब्लम होगी जिसको पता नहीं रहता कि मैंने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, यानी आउट ऑफ चीज़ें पढ़ रहा है, सिलेबस नहीं पता, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है, उन लोगों को दिक्कत होती है। मैं तो आप लोगों के साथ पिछले 1 साल से लगा हुआ हूँ। जो लोग रेगुलर फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न अब कैसा है, मतलब किस तरीके से हमें पढ़ना है। अब मैं इतना, मतलब इस स्टेज में लेके आ गया हूँ आपको। कल के दिन अगर मैं क्लास नहीं भी दूँ, खैर ऐसा तो कभी होगा नहीं, बाई चांस मैं कभी क्लास ना दूँ, तो आप लोग खुद ही मतलब इस लेवल पे पहुँच चुके हैं। आपको ये पता चल जाएगा कि क्या पढ़ना है, क्या आवश्यक है, क्या अनावश्यक है। तो इन चीज़ों को अपना ध्यान में रखना। आप लोगों को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आराम से दीजिए, कूल माइंड होके दीजिए, बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्क्स की ओर मत जाना। ठीक है, जो चीज़ें नहीं आती हैं उसको स्किप कीजिए, क्योंकि इसमें आगे फिजिकल वगैरह भी होगा। तो आप लोग एक हिसाब से मान के चलिए 70, 75, 74, 78, इस रेंज में अगर आप लोगों के मार्क्स आ रहे तो पर्याप्त मार्क्स होते हैं। ठीक है, और पेपर अगर हल्का होता है तब मैं नहीं कहूँगा कि 70 मार्क्स में हो जाएगा, फिर 80, 85, 86 मार्क्स भी चाहिए। लेकिन अगर आप लोगों को पूरा, आप लोगों ने अगर पढ़ा हुआ है, यानी आप अपने आप में मानते हैं खुद से, अगर आप लोगों को ये मतलब जानकारी मिलती है कि हाँ तुमने ढंग से पढ़ा है, तुमने मेहनत की है, उसके बावजूद अगर आप लोग 65, 68, 67 या 70 मार्क्स लेके आ रहे, तो मान के चलिए पेपर का स्तर अच्छा खासा था। ठीक है, वो बहुत हल्का नहीं था। बशर्ते ये किसके लिए कंडीशन है, जिसको ये लगता है कि उसने अच्छा खासा पढ़ा है और काफ़ी लंबे समय से या काफ़ी मेहनत उसने की है इस एग्ज़ाम के लिए, फिर भी उसके रेंज से, उसकी रीच से अगर बाहर पेपर आता है, तो सभी लोगों के लिए उस प्रकार का पेपर हो जाएगा, यानी दूसरे के रीच से भी वो बाहर हो सकता है। ये हमेशा ध्यान रखना, ये हर एक एग्ज़ाम में होता है। तो आराम से दीजिए, कल कूल माइंड होके पेपर देना। उसके बाद पेपर जैसा भी होता है, जो भी होता है, मेरे साथ आप लोग डिस्कशन करेंगे। मुझे टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग पेपर भेज देना, यानी मुझे ही भेजना है एडमिन को, मैं उसको देख के पेपर का एनालाइज करूंगा, और साथ ही साथ आपको आने वाले तैयारी, आने वाले एग्ज़ाम को लेके भी मैं गाइड करूंगा। कल के पेपर के बाद आपको अच्छे से मैं गाइड करूंगा चीज़ों को लेके। हालांकि मैंने कभी सचिवालय सुरक्षा गार्ड एग्ज़ाम के लेके बात इस मंच से नहीं की, क्योंकि मैं जानता था इतनी जगह एक साथ हाथ डालना सिंगल बंदे के लिए पॉसिबल नहीं है। मैं कैसे कह देता, बताओ आप लोगों को भी मैं तैयारी कराऊंगा, संभव ही नहीं है ना। जो चल रहा है उसको चलने दो, कहीं ऐसा ना हो कि जो चल रहा है उसके चक्कर में दूसरा भी बर्बाद, ये भी बर्बाद। तो ऐसी चीज़ें हम लोगों ने
नहीं करनी है। ठीक है, आप लोगों का पेपर अच्छा होगा, आपको लाइफ में लगातार मौके मिलेंगे, आपको वैसे भी कौन सा उसी पोस्ट पे रहना है, आपको तो आगे बढ़ते रहना है, तो बढ़िया होगा। पॉजिटिव रहिए, बी पॉजिटिव। आपको मेरी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं। ठीक है, देखिए हम लोग नॉर्दर्न अमेरिका महाद्वीप देख रहे हैं। नॉर्दर्न अमेरिका महाद्वीप में आज हम सिर्फ और सिर्फ फैक्ट की बात करेंगे, यानी तथ्यात्मक सीरीज हम लोग आज देखेंगे जो कि एनसीईआरटी के तथ्य हैं। जो आज नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में है ये सब एनसीईआरटी के फैक्ट हैं। ठीक है, फर्स्ट दिन जनरल फैक्ट थे, सेकंड दिन मैप था, थर्ड दिन एनसीईआरटी के फैक्ट होंगे। ठीक है, और वनडे एग्जाम है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखना, कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछता है, ग्रीनलैंड राजनीतिक रूप से किसका हिस्सा है, यानी पॉलिटिकली किसका पार्ट है। राजनीतिक रूप से डेनमार्क का हिस्सा है, देखना। ठीक है, डेनमार्क के अंदर आता, हमेशा याद रखना है। ग्रीनलैंड जो है द्वीप है वो डेनमार्क के अंदर आता है। जब मैंने आपको नॉर्दर्न अमेरिका महाद्वीप पढ़ाया था, इस पोर्शन पे एक बड़ा सा मैंने क्या दिखा था, द्वीप दिखाया था जिसका नाम था ग्रीनलैंड। ये ग्रीनलैंड जो है डेनमार्क के अंदर आता है, और वैसे इसकी जो लोकेशन है, फिजिकल लोकेशन, ये नॉर्दर्न अमेरिका की है, यानी उत्तरी अमेरिका का एक भाग है। ठीक है, तो लिखो उत्तरी अमेरिका का भाग, उत्तरी अमेरिका का भाग, इसको ध्यान रखना एक पॉइंट। ठीक, उत्तरी अमेरिका का भाग है, और ये आता किसके है, डेनमार्क। कैसे, राजनीतिक रूप से लिखो, पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से, और अपने मैप में ट्रेस करते रहना कहाँ डेनमार्क है, कहाँ नॉर्दर्न अमेरिका है। दूसरा एक क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था, नियाग्रा जलप्रपात, अगर आपको याद होगा, नियाग्रा जलप्रपात, ये है अमेरिका और कनाडा की बाउंड्री पे। ठीक है, प्रपात ये किन दो झीलों के बीच है, ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो हमेशा रखना इरी और ऑन्टेरियो के बीच है। जैसे मैंने आपको ग्रेट लेक्स के नाम बताए थे, होम्स याद होगा आपको, इसमें कौन सा था, ह्यूरॉन, ऑन्टेरियो, मिशिगन, इरी और सुपीरियर। तो जो नियाग्रा जलप्रपात है वो किस किस के मध्य है, अगर आपसे पूछता है तो ध्यान रखना ये है अपने आप में ई और ओ के बीच, यानी इरी और ऑन्टेरियो के मध्य है। ठीक है, तो लिखो ई प्लस ओ के मध्य। अब ई और ओ का मतलब क्या है, इरी और ओंटारियो। ठीक है, ये ग्रेट लेक्स के नाम है, महान झीलों के नाम है, जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ते हैं, ये मैंने बताया था। और नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पे बना है पूछता है, तो सेंट लॉरेंस नदी पे आप लोग बता देंगे, सेंट लॉरेंस नदी पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नदी पर। अब आप लोगों को क्या करना होगा, विश्व के प्रमुख जलप्रपातों को लिख लेना, आप लोगों का काम अच्छा खासा बन जाएगा। विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ है, और इस प्रकार से नियाग्रा जलप्रपात है, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जलप्रपात है, उनको आप लोग पढ़ लेंगे तो आपके क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। सेंट लॉरेंस नदी पे कभी कभी आपको नियाग्रा नदी भी देखने को ऑप्शन मिलेगा, एक ही चीज़ वहाँ देखने को मिलेगी। ठीक है, इसी के साथ तीसरा क्वेश्चन आपका जो आता है, अपलेशियन पर्वत कहाँ पड़ता है, यानी अपलेशियन पर्वत जो माला है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अपलेशियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपलेशियन पर्वत श्रेणी, ये जैसे नॉर्दर्न अमेरिका है, यानी इसको लिखो उत्तरी अमेरिका के, नॉर्थ अमेरिका, NA लिखा। ठीक है, उत्तरी अमेरिका के ये किस पोर्शन पे पड़ता है। सपोज जो उत्तरी अमेरिका दिखाया था मैंने इस पोर्शन पे अलास्का, नीचे कनाडा, फिर उत्तरी अमेरिका, तो उत्तरी अमेरिका के इस पोर्शन पे, यानी डायरेक्शन जो होगी तो इस वाले पोर्शन पे पड़ेगा, यानी नॉर्थ ईस्ट पे पड़ता है। ठीक है, यानी अपलेशियन पर्वत श्रेणी कहाँ पड़ती है, उत्तरी अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट पोर्शन पे, यानी उत्तरी अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट पोर्शन पे लिखो, यानी उत्तर पूर्व भाग पर, नॉर्थ ईस्ट भाग पर, यानी उत्तर पूर्व भाग पर ये पड़ती है। अपलेशियन पर्वत श्रेणी कहाँ है ये भी पूछता है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, ये हमेशा ध्यान रखना। और इसी पर्वत श्रेणी से होकर हडसन नदी क्या होती है, बहती है, यानी इसको क्वेश्चन लिखो, हडसन नदी इसी के मध्य से होकर बहती है, और हडसन की खाड़ी में हडसन नदी इसी के मध्य से, इसी के मध्य से क्या होती है, बहती है। ठीक है, मध्य से फ्लो होती है, बहती है, आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, अगला आता है, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक टर्मिनोलॉजी मैं आपको बताता हूँ, वो बहुत चलती है, उसका नाम है अंतरा पर्वतीय पठार। क्या होते हैं, अंतरा पर्वतीय पठार। इसका क्या मतलब होता है इस टर्म का, इसका मतलब है पर्वतों के बीच से जो पठार होते हैं। अब देखो पर्वत क्या होते हैं, पठार क्या होते हैं, दोनों ही अपने आप में अलग अलग चीज़ हैं। ठीक है,
पर्वत पृथ्वी के धरातल के सबसे ऊंचे जो भाग होते हैं उनको बोला जाता है पर्वत। यानी पृथ्वी का जो धरातल है यानी जो सरफेस है उस पे जो सबसे ऊंचे भाग होते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है, पर्वत बोला जाता है, जिसकी ढाल क्या होती है, तीव्र होती है। देखो इतनी मतलब इस तीव्र इसकी क्या है, ढाल है। और इसकी जो पीक होता है ये वाला पोर्शन ज़्यादा चौड़ा नहीं होता है, यानी फ्लैट नहीं होता है, एक पीक इस टाइप का होता है, फ्लैट नहीं होगा, ठीक है। इससे कम ऊंचा भाग यानी पृथ्वी के धरातल पे इससे कम ऊंचा भाग और जो इसका टॉप होता है वो ज़्यादा फ्लैट होगा इस प्रकार से, और ढाल कम तीव्र होगी, वही पठार कहलाता है। देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, इसकी ढाल इतनी तीव्र है, देखो इतना तेज ढाल है, इतना डाउनवर्ड है, ठीक है, और इसका जो पीक है, टॉप है, वो ज़्यादा फ्लैट नहीं है। जबकि जो पठार है इसकी ढाल कम होगी, देखो, और ये ढाल कम तीव्र है, और जो इसकी जो टॉप है इसका थोड़ा सा फ्लैट हो गया, वो क्या होगा, पठार होगा। और इससे भी कम ऊंचाई के भाग जो होते हैं इस प्रकार से वो होते हैं मैदान, ठीक है। इस प्रकार से क्या बनते हैं, मैदान बनते हैं। तो अंतरा पर्वतीय पठार किसको कहते हैं, अंतरा पर्वतीय पठार जो दो पर्वतों के मध्य जो पठार होते हैं उन्हीं को बोला जाता है अंतरा पर्वतीय पठार। तो एक क्वेश्चन आता है, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा अंतरा पर्वतीय पठार कौन सा है, उसका नाम है ग्रेट बेसिन, ठीक है। अंतरा पर्वतीय पठार सबसे बड़ा कौन सा है यहाँ, ग्रेट बेसिन पठार। हालांकि यहाँ बहुत से पठार हैं, बहुत से द्वीप हैं, बहुत से खाड़ियाँ हैं, अब लेकिन आपका एग्ज़ाम और उनको मैच करते ही नहीं है वो चीज़ें। जितना आपके लिए सुफिशियंट होगा मैं आपको करा दूंगा। ग्रेट बेसिन यहाँ का सबसे बड़ा अंतरा पर्वतीय क्या है, पठार है, सबसे बड़ा अंतरा पर्वतीय पठार। इस चीज़ को आप लोगों ने ध्यान रखना है, क्योंकि देखो पढ़ाने को तो क्या नहीं है, बताओ, भवसागर है। भवसागर का क्या मतलब होता है, जो चीज़ कभी ख़त्म नहीं होती, और एजुकेशन यही चीज़ है। शिक्षा अगर आप लोगे वो कभी एंड नहीं होगी अगर इंसान सीखना चाहे। नॉर्थ अमेरिका के सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल और फिजिकल अगर आप लोग चीज़ें पढ़ोगे, यानी सिर्फ फिजिकल लगा लो, यानी प्राकृतिक चीज़ें अगर आप पढ़ोगे, नेचुरल चीज़ें पढ़ोगे, कम से कम 10 से 15 क्लासें आपकी लग जाएंगी। अगर आपको पूरा डिटेल से समझना है, आपको वहाँ के द्वीप समझने हैं, महासागर समझने हैं, खाड़ियाँ समझनी है, वहाँ बहने वाली जलधाराएँ समझनी है, वहाँ रहने वाली जनजातियों के बारे में स्टडी करनी है, वहाँ पाए जाने वाले प्रमुख खानों के बारे में अध्ययन करना है, वहाँ के प्रमुख फसल, वहाँ की जलवायु, वहाँ के मौसम, सब चीज़ का अध्ययन करना होता है, तब भी 10-12 क्लासेस लग जाएंगी। अब बताओ, हम लोग पढ़ तो लेंगे लेकिन हमारा ज्ञान भी बढ़ जाएगा, हम दो लोगों के बीच समझा भी देंगे उसको, लेकिन एग्ज़ाम ही नहीं निकलेगा, जेब में खर्च ही नहीं चलेगा, किताबें खरीदने के लिए पैसे ही नहीं होंगे, दूसरों से मांगते रहोगे, कभी ये दे दे कभी वो दे, तो कब तक हम ऐसा करेंगे। हमें क्या चाहिए कि हम सेटल भी हो जाएं, हमारा ज्ञान भी बढ़े, दोनों चीज़ों को हमने क्या करना है, बैलेंस करना है, ठीक है। तो ग्रेट बेसिन सबसे बड़ा यहाँ का क्या है, अंतरा पर्वतीय पठार है, ये हमेशा ध्यान रखना। अब एक आपको मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ बताता हूँ, कैनियन पूछता है आपसे, कैनियन कहाँ पाए जाते हैं, ये सब एनसीईआरटी है, ठीक है। कैनियन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, देखो कैनियन लिखो, देखिए कैनियन क्या होता है, ये एक प्रकार के बहुत ही लंबे, ये कैनियन एक प्रकार की आकृति होती है। जैसे मैंने क्या बनाया, एक इस प्रकार की दीवार जैसी बनाई, ठीक है। आप लोग अब 3D डायमेंशनल तो दिखा नहीं सकता हूँ मैं इसको, मतलब इस प्रकार से समझ ले, ऐसे ऐसे जो दीवारें होती हैं, ठीक है, इस प्रकार से दीवारें, बीच में खड्डा टाइप का, महाखड्ड बोलते हैं, इनके बीच क्या होता है, हो सकता है ये खड़ी दीवारें होंगी, इस प्रकार से ऐसे खड़ी दीवारें टाइप की होंगी, इस प्रकार से दोनों ओर ये दीवारें होंगी, बीच में क्या होगा, एक प्रकार का चौड़ा भाग होगा। यानी अगर आप लोग अपनी कल्पना कीजिए, मैं खड़ा हूँ, ठीक है, मैं ऐसे खड़ा हूँ, मेरे इस पोर्शन पर एक बहुत ऊँची दीवार टाइप की होगी, और इस पोर्शन पे भी बहुत ज़्यादा ऊंची क्या होगी, दीवार होगी, और मैं क्या हूँ, नीचे खड़ा हूँ धरती पे, मैं ऊपर इधर उधर दोनों मतलब झांक रहा हूँ, तो वो दीवारें दिख रही, बहुत बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी दीवारें दिख रही है, और मैं बहुत गहराई में हूँ, ऊपर उस दीवार मतलब मेरे से लगभग 50 मीटर, 60 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर, कितनी भी हाइट में हो सकती है, दोनों ओर की दीवारें, उन्हीं फिजिकल स्ट्रक्चर को बोलते हैं कैनियन। कैनियन क्या होते हैं, बहुत लंबे गहरे तथा दीवार समान महाखड्डों को क्या बोला जाता है, कैनियन। ये क्या होते हैं, बहुत लंबे, बहुत लंबे होंगे एक तो, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या होंगे, लंबे होंगे, गहरे भी होंगे, क्योंकि गहराई भी लंबा होगा तो आप नीचे गहरे होंगे, गहरे वो चौड़े भी होते हैं, ठीक है। तो बहुत लंबे, गहरे तथा दीवार के समान, तथा दीवार समान महाखड्ड, महाखड्ड क्या बोला जाता है इनको, कैनियन। अब क्या करोगे,
स्मार्ट बच्चों की तरह तुरंत गूगल कर दोगे कैनियन और उसकी इमेज वाले पोर्शन पे क्लिक कर दोगे, इमेज देख के आपके दिमाग में छप जाएगी कि कैनियन स्ट्रक्चर क्या होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कैनियन क्या होते हैं, एक प्रकार के महाखड्ड होते हैं जो कि नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में बेसिकली ये पाए जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिए, गीजर क्या होता है। गीजर मैं आपको बताता हूँ, ये सुपर इंपोर्टेंट कर देना इसको, ठीक है। गीजर ये सब एनसीईआरटी है और इस गीजर को अगर आप लोग हिंदी में देखोगे इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी का यूज होता है, उस टर्मिनोलॉजी को बोलते हैं उष्णोत्स। क्या बोलते हैं? उष्णोत्स। क्या बोलते हैं इसको? उष्णोत्स। अब आपको बताता हूँ गीजर क्या होते हैं, देखिए। और इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा मैं आपको बताता हूँ। गीजर का क्या मतलब होता है, ये जो नॉर्दर्न अमेरिका महाद्वीप है यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, यहाँ पे क्या है एक्चुअली ज्वालामुखी क्रियाएं, भूकंप की क्रियाएं, पृथ्वी के आंतरिक भागों में अनेक प्रकार की क्रियाएं होती है जिसके कारण हीट जनरेट होती है यानी गर्मी होती है यानी बहुत ज़्यादा ऊष्मा। अब मैंने कल आपको एक चीज़ समझाया था, मैंने क्या कहा था, इस साइड को पैसिफिक ओशन है, जब मैंने आपको दिखाया तो प्रशांत महासागर, ये पूरा का पूरा भाग महाद्वीपीय भाग था, ठीक है। महाद्वीप थे यहाँ पे, पूरा स्थल खंड जिसको बोलते हैं, और यहाँ क्या है अटलांटिक ओशन था। अब मैंने क्या कहा, ये एक प्रशांत महासागरीय प्लेट है, कौन सी है? प्रशांत महासागरीय प्लेट। और ये कौन सी है? नॉर्दर्न अमेरिका यानी महाद्वीपीय प्लेट है, ठीक। अब ये पृथ्वी के अंदर दोनों प्लेटें आपस में टकराती हैं, यानी ये प्रशांत महासागरीय प्लेट है, ये इसको इधर आई और ये आपस में टकराई। टकराने के कारण क्या हुआ, एक पार्ट नीचे चला गया और एक पार्ट ऊपर की ओर आ गया, यानी एक नीचे की ओर धंस गया और एक ने ऊपर को उसको धकेल दिया, जिस कारण इस पश्चिमी भाग में पूरा क्या हुआ, पर्वतों का निर्माण हुआ, पर्वत श्रेणियां। खुद ही सोचो, अगर दो प्लेटें आपस में टकराएंगी बहुत जोर से, अब ये कोई ऐसी प्लेट नहीं आपकी घर की थाली वगैरह ऐसी प्लेटें नहीं है, वो इतनी भारी भरकम प्लेटें हैं जिसके कारण एक दूसरे के नीचे जाने पे इतने बड़े बड़े पर्वतों का तक निर्माण हो गया। सोच लीजिए, भूगोल की प्लेटें हैं, ये आपकी खाना खाने वाली मैगी खाने वाली प्लेटें नहीं है, इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। प्लेटें आपस में टकराती हैं, टकराने के कारण एक प्लेट जब अंदर की ओर घुस गई, दूसरी प्लेट को उसने ऊपर की ओर धकेल दिया, तो ऊपर की ओर धकेलने से इस भाग में बड़े बड़े क्या हुआ, पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ। और दोनों प्लेटों के बीच अभी भी मतलब क्या होते हैं, एक्टिविटीज होती रहती है, यानी टकराहट होती रहती है, जिसके कारण एनर्जी जनरेट होती है, हीट जनरेट होती है, ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं, भूकंप की क्रियाएं होती हैं। तो उसी कारण इस पोर्शन पे क्या होता है, इतनी हीट हो जाती है, जो पृथ्वी के अंदर का जल है वो क्या होता है, भूमिगत जल जो है फव्वारों के रूप में ऊपर आने लग जाता है, यानी वो क्या होता है, पूरा धरती को चीरते हुए ऊपर की ओर आने लग जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, गीजर या उष्णोत्स बोला जाता है। यानी भूमिगत जल का गर्म होकर धरातल के ऊपर आना, यानी क्या लिखोगे इसका, भूमिगत जल का, भूमिगत जल का गर्म होकर धरातल पर आना, धरातल पर यानी पृथ्वी के सरफेस पे आना, ठीक है। ये क्या कह रहा था, गीजर। अब आप कहोगे सर क्या क्या पढ़ाते रहते हो फालतू चीजें, ऐसा कहाँ आता है वनडे एग्जाम में, हमें बेवकूफ़ समझा है क्या? मैं कहूँगा बेवकूफ़ नहीं समझा है, ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट है। इसी के बेस पे क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व का प्रसिद्ध फेथफुल गीजर कहाँ पाया जाता है, तब मत कहना ये आपके बाथरूम वाला गीजर है, ध्यान रखना ये नेचुरल गीजर है जिसका नाम है फेथफुल गीजर। आपसे पेपर में पूछेगा, एक दूसरे को फिर दोष मत देना, कहना कि आयोग ऐसे क्वेश्चन पूछता है, हमें नहीं आते थे, हम नहीं जानते थे, सर ने तो गीजर पढ़ाया था, उसने पूछ दिया कि फेथफुल गीजर क्या होता है। मुझ पर यकीन ना आए तो गूगल करके देख लेना कि फेथफुल गीजर क्या है, उसकी इमेज चेक कर लेना, आपको खुद लग जाएगा कि हाँ दुनिया में ऐसे भी फव्वारे उठते हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ विज्ञानों तक, तालों तक ही सीमित रह गए, दुनिया कहाँ पहुँच गई। इसीलिए कहता हूँ उत्तराखंड का भूगोल, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए। विश्व में प्रसिद्ध फेथफुल गीजर कहाँ पाया जाता है अगर आपसे पूछेगा तो ये पाया जाता है येलो स्टोन नेशनल पार्क में, जिसका नाम है यूएसए में, ठीक है। कल ये भी बताया था लास्ट क्लास में, येलो स्टोन नेशनल पार्क में क्या पाया जाता है, नेशनल पार्क में। ध्यान रखना इसको, येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ है, यूएसए में। इसी यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, में फेथफुल गीजर पाया जाता है। तब मत कहना कि गीजर क्या चीज़ है, ये वही है पृथ्वी के सतह की, धरती के अंदर जो गर्म जल है उसका गर्म होकर पृथ्वी की सतह पे फव्वारों के रूप में आना ही क्या कहलाता है, गीजर कहलाता है। इसी का वैसे एक गीजर का नाम है फेथफुल गीजर, जो कि येलो स्टोन नेशनल पार्क में पाया जाता है। और बेसिकली जो ये गीजर होते हैं अमेरिका में अलास्का व मैक्सिको के पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। तो गीजर लिखो, अलास्का व मैक्सिको के पश्चिमी भाग में, अलास्का व मैक्सिको के वेस्टर्न भाग में, पश्चिमी
भाग में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अब पश्चिमी भाग आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, इसी को बोला जाता है। अब आता है कुछ उत्पादन देखते हैं। विश्व का सर्वाधिक मक्का उत्पादन लिखो, मक्का उत्पादन। विश्व का सर्वाधिक मक्का उत्पादन कहाँ होता है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी ध्यान रखना, विश्व का सर्वाधिक मक्का उत्पादन कहाँ होता है? नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में। दूसरा, पेरी घास के मैदानों में कौन सी फसल फेमस है? पेरी घास के मैदान बताया था ना मैंने आपको, पेरी घास के मैदान, यहाँ पाए जाते हैं गेहूँ। क्या पाया जाता है यहाँ? गेहूँ क्या है यहाँ का? प्रचलित है। पेरी घास के मैदान में गेहूँ प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखना है आपको, ठीक है। अब इतना नोट करने के बाद ये फेथफुल गीजर अगर आपको नहीं आया तो, और गीजर का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, फिर क्या करोगे बताओ? वहाँ तो क्वेश्चन, और ग्रेजुएट लेवल का पेपर है, वीडियो ध्यान रखना, ग्रेजुएट लेवल का पेपर, और ये फेथफुल गीजर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। अगला जो आपका क्वेश्चन है, कनाडा में ओंटारियो की खाने सोने के लिए जानी जाती है, मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये पहले पढ़ा चुका हूँ। कनाडा की ओंटारियो खान, टेरियो, यहाँ क्या पाया जाता है? ओंटारियो में सोना पाया जाता है, गोल्ड, ये सोने के लिए जाने जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब आपको कि सर ये क्या पढ़ाते रहते हो? यूएसए का पहला, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का पहला तेल कुआं कौन सा था? कई बार दिखेगा आपको पेपर में, और ये क्वेश्चन वहाँ भी है एनसीईआरटी में। यूएसए का पहला तेल कुआं कौन सा था? तेल का कुआं, इसका नाम है पेंसिल्वेनिया, 1859, पेंसिल्वेनिया, ये है 1859 का। इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखना क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पेंसिल्वेनिया में 1859 में। अब उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व में कौन सा क्षेत्र मछली उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है? न्यू फाउंडलैंड, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना इस क्वेश्चन को, न्यू फाउंडलैंड, मोस्ट से मोस्ट इंपोर्टेंट। ये किसका है? मछली उत्पादन का प्रमुख केंद्र, अभी बताता हूं, का प्रमुख केंद्र। अब बताता हूं क्या है, देखो, जब आप नॉर्दर्न अमेरिका महाद्वीप को देखोगे, जैसे ये है, सपोज एक नॉर्दर्न अमेरिका महाद्वीप है, इसका जो ईस्टर्न पोर्शन है, ठीक है, सपोज ये वाला ईस्टर्न पोर्शन है, यहाँ अटलांटिक महासागर, यहाँ पे दो जलधाराओं का मिलन होता है। यहाँ से आती है लेब्राडोर की ठंडी जलधारा और यहाँ से जाती है गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा। इन दोनों का मिलन होता है न्यू फाउंडलैंड में, न्यू फाउंडलैंड में, ठीक है, इसी का नाम जो मैंने लिखा है। ये इसके ईस्टर्न पोर्शन पे सर्च करना, चेक करना, अपने मैप में देखना आप। नॉर्दर्न, मैंने तो आज मैप बनाया नहीं, जैसे नॉर्दर्न अमेरिका का पूर्वी भाग देखोगे, वहाँ जस्ट कनाडा और यूएसए के आसपास देखना, आप लोगों को एक जगह दिखेगी, न्यू फाउंडलैंड लिखा होगा। वहाँ पे दो जलधाराओं का मिलन होता है, एक आती है ठंडी जलधारा जिसको बोलते हैं लेब्राडोर की धारा, दूसरे को बोलते हैं गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा। इन जलधाराओं का जहाँ पे मेलन होता है, हमेशा याद रखना, वहाँ पे कोहरा जनरेट हो जाता है, यानी जहाँ पे ठंडी और गर्म जलधाराएं आपस में मिलती है, वहाँ पे कंडीशन बनती है कि पूरा कोहरा टाइप का जम जाता है, और उस ऐसी कंडीशन, ऐसी जलवायु स्थिति यहाँ पे बन जाती है, तो मछलियों के पनपने के लिए बहुत बेहतर कंडीशन हो जाती है, ठीक है। तो मछलियाँ वहाँ क्या होती है, पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, और न्यू फाउंडलैंड विश्व का सबसे प्रमुख केंद्रों में से एक है मछली उत्पादन के लिए। ध्यान रखना न्यू फाउंडलैंड क्यों प्रचलित है, मछली उत्पादन हेतु प्रमुख, और इसके पीछे का लॉजिक जो है, मछली क्यों उत्पादित होती है, क्योंकि यहाँ ठंडी और गर्म जलधाराओं का मिलन होता है, जिसके कारण यहाँ जलवायु कंडीशन ऐसी बन जाती है कि मछलियों के लिए सूट होती है पनपने के लिए। इसको आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। एस्बेस्टस का प्रयोग क्यों किया जाता है अग्निरोधक वस्तु बनाने में? ये क्वेश्चन भी आपको कहीं देखने को मिलेगा साइंस में। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, मृत घाटी यानी डेथ वैली। मृत घाटी है नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की सबसे निम्नतम बिंदु समुद्र तल से, ठीक है, यानी नॉर्थ अमेरिका का सबसे निम्न स्थान लिखोगे। मृत घाटी डेथ वैली कहाँ पाई जाती है? नॉर्थ अमेरिका में सबसे निम्न बिंदु का, सबसे निम्न बिंदु, निम्न मतलब सबसे नीचे का बिंदु, कहाँ से? समुद्र तल से। जैसे आप लोग कहते हो ना माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई इतनी है, यानी वो समुद्र तल से उस हाइट पे अवस्थित है, यानी टोटल उसकी समुद्र तल से लास्ट जो ऊंचाई वहाँ तक है। ऐसी समुद्र तल से जो सबसे नीचे का स्थान है नॉर्थ अमेरिका में, मृत घाटी। और क्वेश्चन भी पूछता है आपसे, डेथ वैली कहाँ पाई जाती है? नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती है। अब आज के दिन का अंतिम जो टॉपिक है वो है प्रमुख जल संधियाँ लिखो, ठीक है, प्रमुख जल संधियाँ लिखो, प्रमुख जल संधियाँ। ये कई जगह आपको देखने को मिलेंगी, मैंने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भी आपको इनके बारे में कराया था, प्रमुख जल संधियाँ।
अब भारत में नहीं मिलेंगे, ठीक है। जैसे भारत में कौन सी है जलसंधि, आप लोगों को देखा होगा, एक मन्नार की खाड़ी के आसपास है एक आध जलसंधि है शायद वहाँ कहीं, उसको देखना, पाक जलसंधि जिसको बोलते हैं आप लोग, ठीक है, वही है जलसंधि, प्रमुख जलसंधि। ये कहाँ की, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की। अब देखो मैं सिंपल सा एक चीज बता रहा हूँ आपको, ठीक है। जल संधि का मतलब है पानी का गलियारा, मतलब एक प्रकार की समझ लो, ब्रैकेट में ऐसे समझने के लिए पानी का गलियारा लिख दो ताकि आप लोगों को कंफ्यूज ना हो, ठीक है, आप लोग समझ जाएं, पानी का गलियारा। अब सिंपल सी बात है, देखो क्या है, पानी का गलियारा होगा होगा तो अब सपोज एक भाग ये है, ठीक है, एक पोर्शन ये है, इसको मैंने ए लिख दिया, क्या लिख दिया, ए। ये मैंने इस पे दूसरा पोर्शन लिख दिया, इसको मैंने बी कर दिया, यानी ए और बी दो स्थल खंड है। सपोज ए स्थल खंड ए है, यानी धरती, यानी मतलब टुकड़ा, स्थल का टुकड़ा, जल का नहीं। स्थल खंड जल खंड आप लोगों ने सुना होगा, स्थल खंड समझ पा रहे होगे आप लोग, ये ए स्थल खंड हो गया, बी स्थल खंड हो गया, ठीक है। और सपोज ये सारा का सारा ये कौन सा इलाका है, वाटर का इलाका है, ये मतलब पूरा वाटर से घिरा है, या इधर उधर वाटर जो भी है। अब होगा क्या, सपोज यहां से कोई पानी का एक गलियारा गुजरा, कुछ भी हो सकता है, ये क्या होगा, पानी का गलियारा गुजरा, इस प्रकार से, ठीक है। पानी का गलियारा आप लोगों ने लिख लिया, ये ए बी कर दो, अभी पानी का गलियारा लिख लो। और यहाँ सपोज आप लोगों ने क्या लिखा, एक महासागर का नाम, इधर महासागर इधर सागर, कुछ भी लिख लो, ठीक है, इधर कोई सागर लिख लो, जैसे अरब सागर लिख दिया आपने, सपोज अरब सागर क्यों लिखोगे, जब हम वहाँ का पढ़ लो, आर्कटिक सागर लिख दो, आर्कटिक, आर्कटिक भी नहीं लिखना है, बेरिंग सागर लिखना है, ताकि वो कंपैरिजन करने के लिए ठीक होगा ना, बेरिंग सागर। यहाँ आपने क्या लिख दिया, बेरिंग सागर लिख दिया, यहाँ पे आपने लिख दिया अटलांटिक सागर, आर्कटिक सागर लिख दो, आर्कटिक सागर, ठीक, सपोज ऐसा है। अब देखिए ये दो स्थल खंड हैं, अब जलसंधि का काम क्या कर रहा है, इस दो स्थल खंडों के बीच में क्या आ गया, ये पानी का गलियारा आ गया। इस पानी के गलियारे ने क्या कर दिया, इन दोनों को सेपरेट कर दिया। तो जलसंधि का काम ही क्या होता है, दो स्थल खंडों को अलग करना, यानी दो स्थल खंड अलग होते हैं, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है, दो स्थल खंड अलग, यानी सेपरेट कर दिया उनको। कैसे, कुछ तो सेपरेट कर रहा है ना इनको, स्थल खंड अलग, या दो जल खंडों को जोड़ देगा, इसको इससे जोड़ देगा, क्योंकि ये पानी है, ये भी पानी है, इस गलियारे की वजह से दोनों पानी के भाग जुड़ गए हैं, या दो जल खंड को जोड़ देता है, जल खंड जोड़ता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये अब साफ साफ दिख रहा है, सपोज ये जल संधि है, यहाँ कोई जल संधि है, इसने क्या किया, इन दो को अलग कर दिया, तो मैंने लिख दिया दो स्थल खंड अलग, इन दो को जोड़ दिया, तो मैंने क्या लिख दिया, दो जल खंड जोड़ दिया। अब पेपर में क्वेश्चन क्या पूछता है, ये जल संधि किनको अलग करती है, नाम देगा आपको, डेविस जल संधि किसको अलग करती है। अलग करती का सीधा सीधा मतलब है, आप समझ जाओगे, हाँ कोई ना कोई दो जलखंड ऐसे होंगे जिनके बीच ये जल संधि होगी। या पूछेगा ये जल संधि किन दो सागरों या महासागरों को जोड़ती है, आप समझ जाओगे, हाँ कहीं ना कहीं एक सागर या महासागर होगा, उनके बीच पानी का गलियारा होगा जो दोनों को आपस में कनेक्ट कर रहा होगा, ठीक है, इसी को बोला जाता है जल संधि। अब देखिए मैं आपको विश्व इसके प्रमुख जल संधियों के बारे में पढ़ाता हूँ, बहुत हैं तो 8-9 जल संधि, आपको 3-4 कराऊंगा, मैं ज़्यादा नहीं कराऊंगा क्योंकि आपके पेपर में ज़्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है। एक तो लिखो आप डेविस जल संधि, डेविस जल संधि, ध्यान रखना ये सर्वाधिक चौड़ी जल संधि है, ब्रैकेट में लिखो सर्वाधिक चौड़ी, यानी चौड़ाई इसकी बहुत ज़्यादा क्या है, सर्वाधिक चौड़ी क्या है, जल संधि। अब ये किसी न किसी को सेपरेट कर दी होगी। मैंने आपको क्या दिखाया था कल, ग्रीनलैंड दिखाया था इस पोर्शन पे, ठीक है। यहाँ दिखानी है आपको डेविस जल संधि, और यहाँ दिखाना है नॉर्दर्न अमेरिका महाद्वीप, यानी अगर ये नॉर्दर्न अमेरिका है, ये ग्रीनलैंड है, तो ये क्या है, डेविस स्ट्रेट, ठीक है, डेविस जल संधि। तो किस किस को अलग कर रही, देखो ग्रीनलैंड को नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप से, यह क्वेश्चन में ये आएगा। अब सबसे चौड़ी है, इसकी विशेषता सर्वाधिक चौड़ी है, तो हो सकता है कि सर्वाधिक चौड़ी है, फेमस होगी, तो क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन, तो किस किस को सेपरेट करेगा, स्थल खंड बताओ। ग्रीनलैंड को कौन सेपरेट होगा, नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड को उत्तरी अमेरिका से, उत्तरी अमेरिका से क्या करेगा, ये सेपरेट करेगा। अब आप ध्यान रखना, बाई चांस क्वेश्चन उसने उत्तरी अमेरिका नहीं दिया, किसी एक पर्टिकुलर पोर्शन का नाम दे दिया जो उसी से वहीं पे सेपरेट हो रहा होगा, तो वहां पे है बेफिन का द्वीप, यानी इस इलाके में एक द्वीप पड़ता है जिसको बोलते हैं बेफिन का द्वीप। तो इसमें ब्रैकेट में लिख दो, ताकि क्वेश्चन अगर आपका बेफिन लिखेगा तो आप समझ जाओगे किन दो को अलग करता है, ग्रीनलैंड को बेफिन द्वीप। यह क्वेश्चन ऐसे आएगा, ग्रीनलैंड को बेफिन द्वीप या ग्रीनलैंड को उत्तरी अमेरिका, जो भी आपको ऑप्शन दिखेगा तो आप लोग समझ जाओगे। इनको तो दोनों को क्या कर रहा होगा, सेपरेट। तो अगर ये सेपरेट कर रहा होगा तो किसी न किसी को जोड़ता भी होगा,
कुछ जोड़ेगा किसको, यानी दो जलखंडों को जोड़ेगा। अब बताइए ये जल संधि इन दो को अलग कर रही है, तो यहाँ कोई ना कोई वाटर का इलाका होगा, बिल्कुल होगा, यहाँ कोई वाटर का इलाका होगा, बिल्कुल होगा, तो आपस में क्या कर देगा, उनको जोड़ देगा। तो जो वाटर का इलाका यहाँ आपको दिखता है, एक को बोलते हैं लेब्राडोर सागर, एक को बोलते हैं बेफिन की खाड़ी, ठीक है। ये है लेब्राडोर सागर, लेब्राडोर सागर, मैप में ट्रेस करते रहो सब समझ जाओगे। लेब्राडोर सागर, और यह है बेफिन की खाड़ी, गल्फ ऑफ बेफिन, बेफिन की खाड़ी, इनको क्या कर देगा, जोड़ देगा। तो लिख दो किसको जोड़ता है, लेब्राडोर सागर, LS लिख दिया मैंने, प्लस गल्फ ऑफ बेफिन लिख दिया, गल्फ ऑफ बेफिन, GOB लिख दिया मैंने, ठीक है, समझ जाना। लेब्राडोर सागर को गल्फ ऑफ बेफिन से जोड़ता है, जबकि ग्रीनलैंड को किससे, बेफिन द्वीप या नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप से अलग करता है। पहला इंपोर्टेंट डेविस जल संधि है। दूसरा इंपोर्टेंट है बेरिंग जल संधि, इसको तो मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, ठीक है, इसको तो मोस्ट इंपोर्टेंट करना है, क्योंकि ये दो महाद्वीपों को सेपरेट करता है। बेरिंग जल संधि, जो पुराने बच्चे होंगे जिसने पहले से पढ़े होंगे, अदर महाद्वीप में भी मैंने आपको कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट जल संधियों के बारे में पढ़ाया था, बेरिंग जल संधि, ठीक है। तो बेरिंग जल संधि में सेम कॉन्सेप्ट आएगा, कहीं ना कहीं दो चीजों को अलग कर रहा होगा, ठीक है। अब ये किसको अलग कर रहा है आपको मैं बताता हूँ। देखिए कल आपने नॉर्दर्न अमेरिका महाद्वीप दिखाया था, ये आपने क्या दिखाया था, नॉर्दर्न अमेरिका, यहाँ पे आपने अलास्का दिखाया था, अगर आपको ध्यान होगा। यहाँ दिखानी है आपको क्या, बेरिंग जल संधि, यानी बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग जल संधि। और ये वाला पोर्शन मैंने आपको बताया था एशिया का पोर्शन है, यानी जो रूस का इलाका लगता है। तो ये एशिया हो गया, ये उत्तरी अमेरिका का अलास्का हो गया, और इन दोनों के बीच है बेरिंग स्ट्रेट। तो यहाँ कोई ना कोई सागर होगा, यहाँ है आपका बेरिंग सागर, मतलब आर्कटिक सागर या ब्यूफोर्ड सागर, जो भी ऑप्शन आता है, ठीक है। और साथ में नीचे क्या है आपका, आर्कटिक महासागर और बेरिंग सागर। तो एक को लिख लो आप बेरिंग सागर और एक को आर्कटिक महासागर, इसको लिख लो बेरिंग सागर, बेरिंग सागर इस साइड, अब मैप में देखना, और इसका है आर्कटिक महासागर, आर्कटिक, यहाँ क्या लिखोगे, आर्कटिक सागर लिख दोगे इस पोर्शन पे, ठीक है। अब देखो आर्कटिक महासागर, और किसको आप पूरा लिख लेना, आर्कटिक महासागर। तो सीधे सीधे लिखो, बेरिंग जल संधि किसको सेपरेट करती है, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप को एशिया से, नॉर्थ अमेरिका को एशिया महाद्वीप से अलग, क्योंकि वो एशिया में पड़ता है, ठीक है, एशिया को अलग। अब बाई चांस क्वेश्चन पूरे महाद्वीप का न खोल के पर्टिकुलर इलाका का दे दिया, तो अलास्का दे देगा यहाँ क्वेश्चन, अलास्का। और एशिया का जो पोर्शन है उसको बोलते हैं चुक्की प्रायद्वीप, क्या बोलते हैं उसको, चुक्की प्रायद्वीप, जो कि रूस में पड़ता है। एशिया का कौन सा भाग है वो, चुक्की प्रायद्वीप, जो कि रूस में पड़ता है, चुक्की प्रायद्वीप जो कि रूस में पड़ता है। चुक्की प्रायद्वीप को किससे अलग करता है, अलास्का से। ये देगा क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये दोनों को अलग कर रहा है, तो कहीं ना कहीं दो को भी जोड़ेगा। तो लिखो बेरिंग सागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ता है, और बेरिंग सागर ऑप्शन न दे तो पूरा का पूरा ये पोर्शन देखना प्रशांत महासागर होगा। तो बेरिंग सागर तो महासागर के अंदर ही होगा ना, तो ये पूरा का पूरा पोर्शन यहाँ जो दिखेगा आपको पैसिफिक ओशन दिखेगा, मैप में चेक करो अपने, ये प्रशांत महासागर देगा ऑप्शन, या बेरिंग सागर देगा, क्योंकि बेरिंग सागर इसी का हिस्सा है। तो बेरिंग सागर को आर्कटिक महासागर से अलग करेगा, या प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ेगा, मतलब अलग नहीं करेगा, जोड़ेगा, ठीक है। सागरों को जोड़ेगा और स्थलखंडों को अलग कर देगा। इस प्रकार से आपके जल संधि के कॉन्सेप्ट होते हैं। लास्ट के दो लिख लो, यूकाटन जल संधि और फ्लोरिडा जल संधि। इन दोनों के साथ आपका आज का सेशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक लिख लो यूकाटन जल संधि, आपको बताता हूँ मैप में कहाँ पे है, ठीक है, यूकाटन जल संधि। दूसरा लिख लो फ्लोरिडा जल संधि, फ्लोरिडा जल संधि। अब देखो मैप जब आप नॉर्दर्न अमेरिका का देखोगे, एक जो मैक्सिको की खाड़ी है वहां पे एक ऐसे निकला होगा बाहर टाइप का एक, और एक उसी के ऊपर फ्लोरिडा का ऐसे निकला होगा। यानी आपको मैप में देखना पड़ेगा, जहां आपने मैक्सिको की खाड़ी दिखाई थी कल, उसी पोर्शन पे एक यूकाटन प्रायद्वीप दिखेगा, एक फ्लोरिडा प्रायद्वीप दिखेगा। दोनों का चेक करो। यूकाटन को क्यूबा से अलग करता है ये वाली जल संधि, ठीक है। ये किसको अलग करती है, यूकाटन को क्यूबा से, क्यूबा दिखेगा, उसी के बगल में एक द्वीप टाइप का होगा, ये को अलग करती है, को क्यूबा से अलग। इसका क्या मतलब है, बाई चांस अगर ये क्यूबा है और ये यूकाटन प्रायद्वीप है, ठीक है, यूकाटन, तो इसके बीच एक जल संधि होगी, इसी का नाम है यूकाटन जल संधि। और ये किसी न किसी दो महासागरों को जोड़ रहा होगा, सागरों को। तो ये सागर वाले पोर्शन है, पानी वाले पोर्शन है। यहाँ पे आपको दिखेगा कौन सा, एक गल्फ ऑफ मैक्सिको, और ये दिखेगा कैरिबियन सागर। यहाँ लिखो गल्फ ऑफ मैक्सिको को, मैक्सिको की खाड़ी से
कैरिबियन सागर को जोड़ता है। बस बन तो गया ये। गल्फ ऑफ मैक्सिको को कैरिबियन सागर से जोड़ता है, जबकि यूकाटन को किससे अलग करता है, क्यूबा से। ये हो गया। और लास्ट बचता है फ्लोरिडा। फ्लोरिडा भी सेम है। फ्लोरिडा किस किस को अलग करता है, फ्लोरिडा को क्यूबा से अलग करता है। सपोज ऐसे ही यहाँ पे फ्लोरिडा है, उसी के ऊपर देखना यहाँ पे ये होगा फ्लोरिडा जल संधि और यहाँ क्या होगा, क्यूबा होगा। इन दोनों को सेपरेट करेगा और इन्हीं को जोड़ने का काम करता है गल्फ ऑफ मैक्सिको को अटलांटिक महासागर। यहाँ पे होगा गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैप में चेक करो, और यहाँ होगा अटलांटिक ओशन। ठीक है, इन दोनों को आपस में क्या कर देगा, जोड़ देगा। तो अलग इनको करेगा और इनको जोड़ेगा। इस प्रकार से आपके नॉर्दर्न अमेरिका महाद्वीप की जो क्लासेज होती है आज जो कंप्लीट होती हैं, आप लोगों का इससे काम बन जाएगा। एक बार फिर से आपको कल के एग्जाम के लिए शुभकामनाएं। फिर मिलता है अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।